हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपके सारे परिवार वाले अच्छे होंगे। यह एक भाग चलाया जा रहा है जिसमें बीपीएससी, जेपीएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके देख रेख में एक काफ़ी बेहतर सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें आपको जीके के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। और आशा करता हूँ ये सीरीज़ लगभग 20 भाग में आएगा। और अगर इस 20 भाग को देख लेते हैं तो आपके जीके के क्वेश्चन 80% इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। ये गारंटी नहीं, लेकिन मैं ज़रूर आशा कर सकता हूँ कि इससे क्वेश्चन आए। धन्यवाद। तो पहला प्रश्न है, मुलिंगला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? ठीक है, तो मुलिंगला जो दर्रा है वो आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। और ये मुलिंगला दर्रा अगर पूछा जाए तो ये उत्तराखंड ज़िले में अवस्थित है। अगला है, टोन्स नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप मन में सोचिए, अगर आप बना पाते तो अच्छा है, नहीं बना पाते तो आपको एक्सप्लेनेशन सहित आपको आंसर बताए जाएंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि टोन्स किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो जो टोन्स है वो आपकी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और किसकी है? यमुना की सहायक नदी टोन्स है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुग्ध धारा जो जलप्रपात है वो किस नदी पे है? तो दुग्ध धारा जो जलप्रपात है आपका, वो आपका नर्मदा नदी पे है। ठीक है, और किस पे? नर्मदा नदी पे। और थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दुग्ध धारा, कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और अगर पूछा जाए किस नदी पे, तो ये नर्मदा नदी पे स्थित है और जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लो अयस्क में लोहे का अणु सर्वाधिक होता है? ठीक है, तो जो जिसमें लोहे के जो अयस्क होते हैं वो 4 अयस्कों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसमें पूछा रहा है कि लोहे के जो अयस्क होते हैं उसमें सर्वाधिक जो लोहे की बेस्ट क्वालिटी मात्रा पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? तो उसका जो आंसर है आपको वो इस हिसाब से मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट, और जिसमें 70% लोहे की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद हेमेटाइट है। ठीक है, और इसके अलावा उसके बाद और सेडेटाइट है या लोहांस है या लिमोटाइट है, इस प्रकार के। लेकिन सबसे बेहतर क्वालिटी का जो मात्रा है वो मैग्नेटाइट है, तो याद रखिएगा मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य है? ठीक है, तो ऊन का जो सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य है वो आपका है राजस्थान। ठीक है, कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान में एक और चीज़ है कि राजस्थान में सबसे अधिक बकरियों की जानवरों की संख्या है। ये आंकड़ा बदलते रहता है, कभी उत्तर प्रदेश आ जाता है तो कभी राजस्थान आ जाता है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार से राजस्थान भारत का, ठीक है, भारत का सबसे अधिक ऊन उत्पादन करता राज्य है। और राजस्थान की राजधानी के बारे में पूछा जाए तो जयपुर है। और राजस्थान को एक पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान में सांबर झील भी मौजूद है। और राजस्थान में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्यों, तो केवला दहन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाता है, वो भी राजस्थान में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने किस अभिलेख को स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया था? ठीक है, और अशोक से लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अशोक ने जो भार्गव अभिलेख था उसमें अपने आप को मगध का सम्राट घोषित किया था। ठीक है, और भार्गव अभिलेख का क्षेत्र जो है वो राजस्थान के क्षेत्र के तहत मिलता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि भार्गव अभिलेख उत्तर प्रदेश और आपके बिहार के राज्य में है। तो भार्गव जो अभिलेख है वो आपके राजस्थान क्षेत्र में मिले थे, तो याद रखिएगा। और भार्गव अभिलेख में क्या था, उसने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया था, उसका लिखित परिमाण भार्गव अभिलेख में। अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? ठीक है, तो जो दशावतार मंदिर था वो गुप्त काल में बना था। और एक एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दें, जो मंदिरों का निर्माण है वो गुप्त काल में बनना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो जो मंदिरों का निर्माण था आपके लगभग 400 ईस्वी के बाद बनना प्रारंभ हुआ था। पहले मंदिर नहीं होते थे, छोटे बहुत बनते थे, लेकिन स्पेशल अगर बोला जाए कि पूर्ण रूप में मंदिरों का निर्माण तो वो गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और दशावतार जो मंदिर है वो आपके गुप्त काल में ही बने थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो शुद्ध अरबी के जो सिक्के चलाए थे आपके, वो आपको पूछा जा रहा है।
तो इसमें फ़िलहाल इल्तुतमिश है, लेकिन इस ऑप्शन में इल्तुतमिश का जिक्र नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन अगर पूछा जाए, अगर ऑप्शन में इल्तुतमिश दिया रहता है तो आप इल्तुतमिश को ही टिक मारिएगा। और इस पर पूछा जाता है कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल, कई बार मिलान में रहता है कि चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो लगभग लोगों को पता होगा कि महाद्वीपीय सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनार ने दिया था। ठीक है, और ये विस्थापन का सिद्धांत लगभग 1912 ईस्वी के करीब प्रस्तुत किया गया था। और ये लगभग जो महत्वपूर्ण भाग इसमें पृथ्वी का लगभग 70.8 भाग महासागर है और 29.2 भाग महाद्वीपीय का विस्तार, ये किसने बताया था, तो ये अल्फ्रेड वेगनार ने ही बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो नागार्जुन परियोजना है वो कृष्ण नदी पर स्थित है। और अगर पूछा जाए कृष्णा नदी कहाँ की नदी है, तो वो आंध्र प्रदेश की नदी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की नदी है। और अभी आंध्र प्रदेश कई मामले में काफ़ी बेहतर स्टेट बनता जा रहा है। और अगर देखा जाए तो कई उत्पादनों के मामले में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे आता है। और आंध्र प्रदेश की ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अगला देखते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। तो ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है आपका, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और याद रखिएगा, ये नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो इसको और इम्पोर्टेंट बना देता है। तो याद रखिएगा कि जो ग्रेट हिमालयन है आपका, वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, एचपी। और इसको एक हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया और 2014 में। केंद्र राज्य संबंधों को गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो एम पुंछी आयोग वर्ष का गठन आपका जो है वो 2007 में किया गया था और काफ़ी महत्वपूर्ण आयोग था ये। और आपका अगर पूछा जाए कि इसमें और से आयोग हैं, जैसे कि सरकारी आयोग 1983 में, राजमन्नार आयोग, ये सब केंद्र और राज्य के बीच संबंध को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस कारण से इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये वाला लाइन क्वेश्चन है। तो 155 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। 155 के तहत जो आपका राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो ये आप देखिएगा। और बाकी और शपथ ग्रहण करने का जो प्रावधान है 159 आर्टिकल में, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड है क्वेश्चन में, और ये कई एग्ज़ामों में रिपीटेड क्वेश्चन के अलावा हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग राष्ट्रपति लेके चलते हैं, लेकिन इसका राष्ट्रपति आंसर नहीं होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसकी बैठक करता है। और आर्टिकल 118 में यह प्रावधान किया गया है कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के संयंत्र होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 हफ्ते के भीतर ये अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश का जो अधिकार है वो आर्टिकल कितने के तहत है, तो आर्टिकल 123 के तहत जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार के संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान किस संविधान से लिया गया है। तो संघीय व्यवस्था है जो आपका कनाडा से लिया गया है, तो याद रखिए कनाडा से। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत की गई है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत की गई थी वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत की गई थी। और इसमें जो और प्रावधान थे इसमें अंतर्गत वार्षिक बजट में मतलब विचार विमर्श करने का जो हमारे प्रश्न पूछने का अधिकार था वो इस आर्टिकल के तहत, मतलब ये अधिनियम के तहत मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान सभा जो गठन हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्थायी सदस्य थे। और अस्थायी सदस्य के बारे में पूछा था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, तो ये दोनों बिहार के राज्य के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका संविधान संशोधन है वो 91वां संविधान संशोधन था। और ये काफ़ी बेहतर संविधान संशोधन था जो 2003 में लाया गया था, कि इससे पहले मंत्रिपरिषद में मोर देन 100 मंत्री, 150 मंत्री बनाए जाते थे।
तो इस कारण से एक मंत्रिपरिषद का जो कैबिनेट मंत्रालय वो काफ़ी बड़ा बनता था। तो इस कारण से संविधान में संशोधन किया गया कि टोटल जैसे 500 जो 542 है, ठीक है, 542 संख्या है और उसका 541-42 संख्या का उसका 15% से अधिक मंत्रालय नहीं हो सकता। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया गया था। और ये कब लिया गया था? तो 91 संशोधन में, और अगर ईस्वी पूछा था 2003 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और ये 2010 से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अमजद अली खान का जो वाद्य यंत्र है वो आपका सरोद से, मतलब एक प्रकार का लाइक बीना बोल सकते हैं इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो स्वर्णिम पैगोडा का देश आपका म्यांमार को बोला जाता है, और पूर्व की मोती श्रीलंका को, एशिया का मरीज चीन को, और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को। तो याद रखिएगा स्वर्णिम पैगोडा आपका म्यांमार को बोला जाता है। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? और पंचवर्षीय योजना हमेशा बेहतर प्रश्न बनते हैं और एक ना एक प्रश्न तो रहते ही रहते हैं। तो याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना को आप बेहतर से पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के तहत आपका ये किया गया था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और अगर ईस्वी पूछा जाए तो 1959 ईस्वी था, और उसमें वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो केसी नियोगी जो समिति थी उसके सिफारिश पे आपका जो योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? ठीक है, तो उपरोक्त सभी ये जो है वो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। आपको स्लाइड में दिया गया है कि एक साइड प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक पर्यावरणीय समझौता है जो हमारे ओजोन परत के क्षीण होने के कारण, मतलब ओजोन परत में जो प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं उसके बेहतर बनाने के लिए, उसको सुधार लाने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया था। वो 1987 में है, ठीक है। और मॉन्ट्रियल आपका एक शायद मेरे साथ जापान के एक क्षेत्र है, वहाँ पे मॉन्ट्रियल नामक जगह में एक समझौता हुआ था। इस कारण से इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था? 1987 में। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं। यहाँ पे 4 गैसों का वर्णन किया जिसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपका कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैस है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र सिंपली पाल किस क्षेत्र में है? सिंपली पाल किस क्षेत्र में? तो सिंपली पाल जो आपका है उड़ीसा में है, ठीक है। और ये काफ़ी जैव रिजर्व मतलब कि बायोमंडलीय क्षेत्र है। और सिंपली पाल आपको कई क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा कि सिंपली पाल क्षेत्र मिलान में आता है कि कहाँ पे उड़ीसा, बंगाल, यूपी, बिहार या राजस्थान, इस टाइप से आपको मिलान में देगा। तो याद रखिएगा सिंपली पाल जो है वो आपका उड़ीसा राज्य में है। अगला है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी मुख्यालय कहाँ है? तो जो राष्ट्रीय सुदूर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है उसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और हमेशा अगर टेक्नोलॉजी के बारे में अगर पूछा जाए तो आपके ज़्यादातर जो केंद्र होते हैं वो हैदराबाद, चेन्नई, तमिलनाडु या फिर आपका कर्नाटका के करीब ही होते हैं। तो या फिलहाल जो रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है वो आपका हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है। तो विद्युत धारिता जो है वो सदिश राशि नहीं है, ठीक है। मतलब सदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो, और सदिश मतलब जिसमें दिशा हो, और अदिश जिसमें दिशा ना हो। अगर बल लगा रहे हैं तो आपके बल किस तरफ लग रहे हैं, अगर उनमें डायरेक्शन है तो वो सदिश राशि हो जाती है, और अगर डायरेक्शन नहीं है तो अदिश राशि हो जाती है। ये फिजिक्स का एक वर्ड है, तो इसमें आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा? तो ये घट जाएगा, ठीक है। अगर हम यदि पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ा दी जाती है तो विषुवत रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो घट जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ये अनंत होती है, ठीक है। अगर 2 समतल दर्पणों के बीच में आप देख सकते हैं, अगर फिजिक्स का थोड़ा बहुत आपके पास ज्ञान हो तो ये जो बन रहा है वो अनंत पे बन रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके लकीर आ रही है, ये जो बन रहा है आपका, ये अनंत पे बन रहा है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई मालूम नहीं, तो ये अनंत में, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट में बन रहा है। इसलिए अगर 2 समानांतर समतल दर्पणों को एक साथ रखा जाए तो इसके प्रतिबिंब अनंत में बनते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णधता नामक रोग, कलर जो ब्लाइंडनेस होती है वो किससे दूर किया जाता है? तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए कोई ऐसी लेंस नहीं होता है। तो याद रखिएगा एक प्रकार का ये जेनेटिक प्रॉब्लम होता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है।
तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमीबा किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो अमीबा में विखंडन प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो याद रखिएगा, अमीबा से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा बायोलॉजी से, और बायोलॉजी आजकल के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक या विषय मान के आप चल सकते हैं। हमेशा आप साइंस से, विज्ञान से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, अमीबा एक अलैंगिक जो जनन करता है वो विखंडन प्रक्रिया का जनन करता है। अगला प्रश्न है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक और गलनांक में क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा, ठीक है, और क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा घटना केवल प्रकाश में होती है? तो केवल प्रकाश में जो होती है वो ध्रुवण की घटना जो होती है, मतलब प्रकाश में होती है और ध्वनि में नहीं होती है। तो ध्वनि में जो, और प्रकाश में होती है, तो ये ध्रुवण की घटना है, जो प्रकाश में सिर्फ होती है, ध्वनि में नहीं होती है। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ फ्राउस्ट ने दिया था आपका, ठीक है। तो ये जोसेफ फ्राउस्ट ने दिया था, और ये स्थिर अनुपात का नियम, और इसके अनुसार जो नियम था स्थिर अनुपात, इसके तहत, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में हमेशा तत्व द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। मतलब जो तत्व होता है वो, मतलब उसको जो द्रव्यमान होता है उसके एक अनुपात में उपस्थित होता है। तो ये स्थिर अनुपात का नियम। अगला प्रश्न है, किस अखबार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो जो कि पायनियर जो पत्रिका था, और उसने वर्ना प्रेसकुलर एक्ट का आपका समर्थन किया था, और लॉर्ड लिटन ने ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हिस्ट्री का, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स इसके एक शासक थे, गवर्नर जनरल थे उस टाइम भारत के। तो ये वारेन हेस्टिंग्स थे, और 1775 से 1782 के बीच भी आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ था, जिसके तहत ये वारेन हेस्टिंग्स वहाँ के उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो चित्रकार के बारे में हमेशा याद रखिएगा, जहांगीर का काल बहुत स्वर्णिम काल में माना जाता है। तो उस्ताद मंसूर, आगा राजा और अबुल हसन, ये सब जहांगीर काल के आपके चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, द्वैत सिद्धांत किसने दिया था? तो द्वैत सिद्धांत का जो आपका है वो माधवाचार्य ने दिया था, ठीक है। और कई बार हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं और इनके प्रतिपादक से क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिएगा, द्वैतवाद का सिद्धांत माधवाचार्य ने दिया था। दीवाने कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, और दीवाने कोही मीन्स की कृषि विभाग था। तो कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ऐसा ही पूछा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया था, ठीक है। और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था चंदावर का युद्ध। अगला है, लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोहार वंश के जो संस्थापक थे वो संग्राम राज थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तो किस विद्वान ने? तो तारानाथ जो एक विद्वान थे, और 258 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठे थे जो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया, और तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। अगला प्रश्न है, किस जीवित शरीर में भीतर कोशिका उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? ठीक है। तो अगर हमारे शरीर के भीतर अगर कोशिका मर जाए और उत्तक की मृत्यु, तो उसे नेक्रोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष लिंग गुणसूत्रों को जोड़ा दर्शाता है? ठीक है। तो पुरुष में XY होते हैं और महिला में XX होते हैं, और यही हमारे लिंग निर्धारण, बच्चों के लिंग निर्धारण में यही कार्य करते हैं। XY, पुरुषों में XY और महिलाओं में XX। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परावर्तित होता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा जो आपका परावर्तित होता है वो आपका रासायनिक ऊर्जा में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण वो जो उत्पन्न करता है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो जो नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है वो परमाणु ऊर्जा है। और नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब है कि वैसे सोर्स जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और एक बार उपयोग करने के बाद पुनः बार बार हम उपयोग कर सकते हैं। परमाणु ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा नहीं, क्योंकि अगर हम परमाणु ऊर्जा का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो एक सीमित समय या एक कार्यकाल के बाद या ऊर्जा खत्म हो जाएगा और फिर हमारे पास उपयोग करने के लिए ना के बराबर संसाधन बचेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो शार्क जो स्तनपायी नहीं है, बाकी आपका चूहा, चमगादड़ सभी स्तनपायी हैं। तो याद रखिएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा गया, और अगर आपको पूछा जाए कि इसके
वीडियो के कहाँ से लिया गया मटेरियल, तो ये एडिटोरिया का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज मतलब इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ आता है या इंपॉर्टेंट जो एक बुक आता है उससे इस कंटेंट को लिया गया है। और ये काफ़ी बेहतर कंटेंट है जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो। धन्यवाद।